क्लास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपके लिए गुड इवनिंग क्लास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपका केमिस्ट्री का वायरल पेपर। जैसा कि आप देख रहे हो भाई ये झन्नाटेदार क्लास आपके लिए आपके हाफ ईयरली और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि यहां पे आपके हाफ ईयरली को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को सेट किया गया है और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई दोनों के लिए हाफ ईयरली प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आज का ये सेशन है, जहां पे सिस्टमैटिकली हम लोग पूरा ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका जो पैटर्न होता है बेटा उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आगे चलने वाले हैं। पहला तो भाई आपका जो इंस्ट्रक्शन रहता है कि 3 घंटे 15 मिनट का जो आपको समय मिलता है क्या करने के लिए, तो बेटा 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए और बाकी के 3 घंटे जो मिलते हैं उसमें आपको पेपर को सॉल्व। ठीक है, तो आपके प्रारंभ में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे बेटा, बाकी सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना है। क्या सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का निर्धारण अंक उनके समक्ष दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दिए जाएंगे। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखे, मतलब जितना पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है, जहां आवश्यक होगा बेटा वहां पे आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि आज के इस पेपर को आपके स्टार्ट किया जाए। जितने बच्चे देख रहे हैं भाई, आज के इस वीडियो का आपका टारगेट है आपका वही पुराना वाला 1000 लाइक का टारगेट है, जहां पर भाई जैसे हमारा पेपर पैटर्न होता है, यानी शुरुआत हमारी एमसीक्यू से होती है। 6 एमसीक्यू हमारे सेट में रहते हैं, तो पहले हम 6 एमसीक्यू देखेंगे, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। आज ये पूरा पेपर आपको अभी सॉल्व करना है। यहां पर देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 6 एमसीक्यू के आपके हैं, जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला है तो विलयन कहा जाता है। तो वो विलयन क्या कहा जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1m, 0.1m, 0.5m, -0.1m। पहले क्वेश्चन में आपको यहां पे आंसर देना है जल्दी से कि अगर 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो वो क्या कहा जाएगा। पहले का कौन सा वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा वाला ऑप्शन सही है, यहां पे जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप। सर 1m, ABC, कई रिप्लाई आ रहे हैं भाई यहाँ पे ABC। तो यहां मैं आपको बता दूं बेटा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कौन सा, पहला वाला ऑप्शन। आइए भाई दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके लिए आपको आपके स्क्रीन पर पोल भी दिखाई देगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या है, 4 तत्व ABCD
के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस का 1.50 माइनस का 0.74 तथा प्लस का 0.43 वोल्ट है। इनमें सबसे प्रबल अपचायक कौन है? सबसे प्रबल अपचायक कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब है, यहां पे 4 ऑप्शन दिया है भाई, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सबसे प्रबल अपचायक, जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं सभी का रिप्लाई आना चाहिए कि इसमें सबसे प्रबल अपचायक कौन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। और क्या बात है भाई, लगभग 70 से 80% जनता ए वाले ऑप्शन पे जा रही है कि सर सबसे प्रबल अपचायक ए है। ठीक है, दूसरे का ए। आओ मैं देख लेता हूं भाई दूसरे का ए जो आप जवाब दे रहे हो सही है कि नहीं है। आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद है, मान याद हो न याद हो, मैं कुछ चीजें समझाया हूं, उस चीज को आपको फोकस करना है, उसके बिहाफ पे आप अपना आंसर दोगे। आपको बताया गया है बेटा, देखिए लिथियम, बीच में कहीं हाइड्रोजन और एकदम नीचे फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम जो है, लिथियम का मान जो है माइनस में 3.05 वोल्ट के आसपास है, 0.00 वोल्ट है आपका इसका, और इसका है प्लस का 2.83 या 84 के आसपास कुछ मान रहता है फ्लोरीन का। ठीक है, तो लिथियम से फ्लोरीन तक में अगर हम बात करते हैं, लिथियम से फ्लोरीन, तो फ्लोरीन अधातु है, अधातु है यानी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीकरण, उनका अपचयन होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, अपचयन। तो जिसका अपचयन होगा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। और जिसका ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, लिथियम का। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धातु है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित हो जाएगा, तो सर ये अच्छा ऑक्सीकारक है। यानी अब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, इसका अपचयन होगा, ये ऑक्सीकृत हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो लिथियम, यानी हमको याद रखना है कि अगर माइनस में मान दिया हुआ है तो वो अच्छा अपचायक होगा। माइनस में मान है तो वो अच्छा अपचायक होगा। जितना ज्यादा माइनस में है तो सबसे अच्छा अपचायक तो लिथियम है, लेकिन यहां नाम वाम नहीं दिया हुआ, यहां बोला है कि माइनस का 2.90 और माइनस का 2.90 सबसे अधिक मान है, यानी यहां पे कौन सा वाला, तो सर ए वाला ऑप्शन यहां पर सही है। और इस ए वाले ऑप्शन के साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लगभग 70% जनता गई है और बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है। 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो इसका आधा यानी 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 36 मिनट, 48 मिनट, 52 मिनट, 44 मिनट। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन का जवाब लगभग 450 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका जवाब आना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। और इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को भी मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हाफ ईयरली में 81 से 82% जनता जो है पहले वाले ऑप्शन पे जा रही है, यानी सर 36 मिनट। तो क्या ये 36 मिनट सही है? बिल्कुल सही है। सर कैसे सही है? तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है क्या कि सर T75 बराबर होता है 2 टाइम ऑफ T50 के। T75 50 के 2 गुना के बराबर होता है। अगर 75% पूरा होने में 72 मिनट लग रहा है तो 72 बराबर हो जाएगा 2 T50 के, तो T50 बराबर आपका हो जाएगा 72 बटा में 2
और काटेंगे बेटा तो 36 दूनी 72, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और जिसके साथ लगभग जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 70% जनता इस बार भी गई हुई है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध है। तो सर हम जानते हैं कि सर टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन में के। तो इससे मिलता हुआ 0.69 टी हाफ बराबर ये पहला वाला संबंध हमको दिख रहा है और बिल्कुल सही जवाब है कौन सा सर टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। कौन सा हो जाएगा सर चौथे का पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। चौथे का कौन सा पहला वाला। आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न तत्वों में से लैंथेनॉइड तत्व है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा लैंथेनॉइड तत्व है। RACEACZR कौन सा लैंथेनॉइड तत्व है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब वही बच्चे दे पाएंगे जिनको चीजें याद होंगी। तो भाई लैंथेनॉइड तत्व कौन है। तो सर सीधे से हमको मालूम है कि सेकंड वाला सीरियम है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई लैंथेनॉइड श्रेणी में कौन से तत्व हैं। तो सीनू प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तभी दोस्ती हो गई यार तुम अब लौटो। ये आपके लैंथेनॉइड के 14 तत्व हैं जो मैंने आपको याद कराए हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा लैंथेनॉइड का तत्व है। तो भाई इसमें से जो भी दिया रहता वो होता। तो भाई सबसे पहला वाला ही दिया हुआ है सीरियम, तो ये हमारा लैंथेनॉइड का तत्व है। सीधे सीधे हमारा मिल गया 5वें का बी वाला। 5वें का कौन सा ऑप्शन है बी वाला। ठीक है 5वें का बी वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि CrNH3 4Cl2+ उप संयोजन यौगिक में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बेटा। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि आप बहुत आराम से बता दोगे इस क्वेश्चन का, जो कि आपके लिए 6वें का। यहाँ पे कुछ बच्चे ए रिप्लाई कर रहे हैं कि सर 6वें का ए होगा। आइए देख लेता हूं भाई, अगर आप कह रहे हो तो मैं मान भी लेता हूं कि 6वें का ए है, लेकिन कैसे। तो कैसे, तो जो बच्चे नहीं जान रहे उनको मैं समझा दूं। यहां पे ये तत्व दिया हुआ है CrNH3 4Cl2 के पावर 1 धन आवेश है। अब हम जानते हैं बेटा भाई जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे +4। हम जानते हैं कि अमोनिया उदासीन होता है तो उदासीन के लिए 0 प्लस 2 ठो क्लोरीन है और 1 क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है और बाहर पहले से ही 1 प्लस चार्ज था, यानी बराबर के उधर हमारा +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x - 2 बराबर +1, तो x बराबर -2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया +3। x बराबर कितना हो गया बेटा +3। यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी सर +3 होगी। कितनी होगी +3 होगी। कैसे, तो वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। हाँ जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, लेकिन इसकी जगह अगर कोई दूसरा यौगिक होगा तो आप उसको भी कर सकते हो। बट आपको क्या करना होगा, लिगेंड के ऊपर कौन सा आवेश होता है वो आपको पता करना होगा। लिगेंड के ऊपर कौन सा आवेश होता है बेटा वो आपको जानकारी रखनी होगी, वो पता करना होगा, तो आप आराम से बता लोगे। ठीक है, आइए ये तो हो गया भाई पहला क्वेश्चन जहां पे 6 MCQ आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम केवल 5 चैप्टर को लेके कर रहे हैं, तो उसी से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। बाकी हो सकता है कि वो आपके क्वेश्चन 10 चैप्टर से जब बोर्ड में बने तो भाई किसी भी चैप्टर से 6 MCQ लिए जा सकते हैं।
अब इसके बाद हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलने से पहले भाई आपको मैं बता दूं कि आप इस समय जिस प्लेटफॉर्म पे हो वहां से महक स्टेट रैंक 1, आदर्श स्टेट रैंक 2 2025, पिछले साल भाई शुभम ने स्टेट रैंक 1 ले आया था इसी चैनल से पढ़ के, अनुज स्टेट रैंक 6, और तमाम ऐसे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया हुआ है। इस बार आपकी बारी है, जिसके लिए मुझे मालूम है कि आप जी जान लगा रहे हो, लेकिन आप अपनी उस जी जान में थोड़ी सी और मेहनत डाल दोगे तो आप ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, इन खाली जगहों पे आपकी तस्वीरें दिखाई देंगी। और जिसके लिए भाई शुभम क्लासेस लेके आया है क्रैश कोर्स, जहां पे शुरुआत की गई है एकदम आपका 1 शॉट के रूप में, पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुकलेट के साथ सारी जरूरत की चीजें आपको इस में मिलने वाली हैं, जो कि मात्र 899 रुपए में आपको अभी से एग्जाम के आखिरी दिन तक देखने को मिलेगी। जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, उसी ऐप को जिसको 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करोगे, पेमेंट करोगे 708481 पे। आपको पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप 24 और 7 24 मतलब हफ्ता में कभी भी, महीने में कभी भी समस्या आ रही है तो तुरंत आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। परचेस करते समय आपको कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी। और अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो आप भाई इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके जुड़ जाओगे। आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपके लिए आपके स्क्रीन पर। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है और मुझे पता भी है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से लगा ले जाओगे बेटा, कर ले जाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल है हमारे पास। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है सर? ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है। तो सर मोल अंश की गणना कैसे की जाती है? तो हमें मोल पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? मोल पता होना चाहिए। और आपको मैंने बताया है कि अगर चीजें प्रतिशत में दी हुई हैं तो हम क्या करते हैं सर? WA दिया हुआ है, WA दिया हुआ है कितना? 30 ग्राम। कैसे? जितना प्रतिशत है उतना ही ग्राम हो जाता है, मैंने आपको बताया है। दूसरी बात सर अणु भार, तो सर ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दिया हुआ है C3H8O3। तो 12 के 12 बार 24 बातें आई 36 प्लस 1 गुणे 8 प्लस 16 गुणे 3, तो 36 प्लस 8 प्लस 48 कितना हो गया भाई? 8 8 16, 16 6 22 को 2, ठीक है 8 8 16, 16 6 22 को 2 हाथ लगा 2, 4 2 6 3 9 92, 36, ठीक है ना? एक बार कैलकुलेट कर लो, 12 36, 8 16 3 48, ठीक है? तो कितना हो गया? 48 2 50 6 56, 56 6 62, 62 3 92, 92। बिल्कुल। अणु भार हमारे पास दे रखा है 92 ग्राम पर मोल। अणु भार कितना दिया बेटा? 92 ग्राम पर मोल। दूसरी बात क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 30% जलीय विलयन है, यानी बाकी जो होगा WB होगा, जो कितना होगा सर? 70 ग्राम होगा। और MB इसका कितना हो जाएगा सर? 18 ग्राम प्रति मोल। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन है यानी जल है, और जल का अणु भार सर हमको पता है कितना होता है? 18 होता है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम पहले से जानते, तो बहुत भली भांति हम इसको जानते हैं। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? तो हमें निकालना है मोल अंश किसका? ग्लिसरॉल का। तो हमको ग्लिसरॉल का मोल चाहिए और जल का मोल चाहिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि ग्लिसरॉल का मोल निकाल लेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? ग्लिसरॉल का मोल निकाल लेंगे। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, भाई ग्लिसरॉल के कितने मोल होंगे? तो दिया गया भार बटे में अणु भार, तो भार कितना दिया गया है? 30, और अणु भार कितना है? 92, 30 बटा में 92। उसके बाद हमको क्या करना है सर? जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी?
दिया गया भार 70 और अणु भार कितना है। तो सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो 30 में 92 से और 70 में 18 से भाग देना है। तो भाई क्या आएगा, देखिए 30 में 92 से, तो 92 से भाग जब दोगे तो दशमलव लगाओगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 240, 240 अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना होगा भाई, 92, नहीं 2 बार जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। कितना आएगा, 4 और 18, 10 में से 4 गया 6, 13 में से गया 8, 5 13, 56, 560, ठीक है। 6 9 54, 6 दूनी 12, 54, 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 को 2 हाथ लगाए 1, 9 6 54, 54 और 1 55, 0.326, ये कितना आया सर, 0.326 मोल आ गया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, जल का निकालेंगे। तो जल में क्या करना है, 70 में 18 से भाग दे दो, 70 में 18 से भाग दे दो, ठीक है। 18 36, 3 बार जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 16 में से गया 16 हो गया आपका 7, ठीक। दशमलव लगाया 160, अब कितनी बार जाएगा, 18 25 90, ठीक है, 6 बार। 7 बार ले जाते हैं, 7 8 56, 6 हाथ लगा 5, 7 कम 7 5 12, 8 बार चला जाएगा। 18 64, 4 हाथ लगा 6, 8 कम 8 6 14, 10 में से 4 गया 6, आपका 16, 160 फिर से हो गया, 3.88, कितना मोल आया बेटा, 3.88 इसका आपका आ रहा है, ठीक है। ये 8 आपका रिपीट होता जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक। तो हमने मोल निकाल लिया। मोल निकालते ही भाई देखिए, आप मोल निकालोगे, मोल निकालने के बाद आपको मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज के लिए क्या होता है भाई, जो हमारा क्वेश्चन में हमको करना है, सर क्वेश्चन में क्या करना है, मोल प्रभाज। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, तो सर ग्लिसरॉल का यानी 0.326 और नीचे हो गया 0.326 प्लस 3.88, जोड़ लीजिए कितना आ रहा है बेटा, तो 0.326 बटे में आपका 6, 8 2 10 0 हाथ लगा 1, 8 1 9 9 3 12 को 2 हाथ लगा 1, 3 1 4, 4.206, दशमलव से दशमलव हटा दिए, 326 भागे 4206, 326 में भाग दे देंगे किससे, 4206 से, ठीक है। कितना आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, 300, ठीक है। 326 में भाग दे देंगे 4206 से, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ रहा है भाई, सर इसको भाग देने पे 0.077, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ऑफ किसका, C3H8O3, तो मोल प्रभाज ग्लिसरॉल का निकालना था, कितना आएगा बेटा, 0.077, कितना आएगा सर, 0.078, कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आइए, तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर में था, जो कि आप करोगे, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए भाई, दूसरा क्वेश्चन, कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो भाई सर बहुत सिंपल है, कोलराउस का नियम हमने कई बार पढ़ रखा है और मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन में करा भी रखा है, तो इसीलिए इसको आपको पहले से, यदि प्रत्येक चालक पद का वैद्युत अपघट्ट इस सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्याओं से गुणा किया जाए, तब किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। किसके क्या होती है, बराबर होती है। अतः हमको फॉर्मूला मालूम है, कैप एम इनफाइनाइट बराबर क्या होता है सर, V प्लस लैम्डा नॉट C
प्लस वी माइनस लैम्डा नॉट ए किसके बराबर होगी? तो सर इसके बराबर होगी। ये इसका फॉर्मूला। अब पूछा है दो अनुप्रयोग, तो दो अनुप्रयोग में पहला क्या है? तो सर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना, और दूसरा आयनिक गतिशीलता का मान की गणना करना। ठीक है, आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करना, ये इसके दो काम हैं सर। किसके? तो कोलराउस के नियम का दो अनुप्रयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, Zn2+ लवण सफेद होता है जबकि Cu2+ लवण नीले रंग के होते हैं, क्यों? क्वेश्चन बहुत सुलझा हुआ और समझा हुआ क्वेश्चन है कि भाई जब भी कलर की बात आती है, अभी मैं लिखूंगा बट मैंने आपको बता रखा है कि सर जब भी कलर की बात आती है तो कलर में हमारा सीधा और साफ सा स्पष्ट सा जवाब होता है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो कलर नहीं होगा। तो भाई कह रहा है कि Zn2+ लवण जो है वो सफेद होते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं, इसका रीजन लिखते हैं। क्या कि देखिए Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है, लिख के देखेंगे समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। Zn का 30 होता है, तो 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बेटा तो आर्गन 3d10 4s2, और यहां पे हमको किस Zn की बात की है? Zn2+ की बात की गई है। तो Zn2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा सर? आर्गन 3d10। ठीक है, और कॉपर की बात करूंगा तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो आर्गन आएगा सर 3d10 आएगा और 4s1 आएगा। और जब हम कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी 2+ करेंगे तो आपका क्या आएगा सर? आर्गन आएगा और 3d9 आएगा। अपने क्लियरेंस के लिए इस चीज को करके दिखाओगे तो आपका एग्जामिनर नंबर कहीं नहीं काटेगा। अब आपको लिखना वही चीज है। क्या लिखना है? तो आप यहां स्टेटमेंट में लिखोगे, आप यहां अपने आंसर में लिखोगे क्या? Zn2+ के पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं जिसके कारण वह डी संक्रमण नहीं दिखाता है और सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। जबकि Cu2+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह डी संक्रमण दिखाता है जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है बेटा? इसका रंग कौन सा कलर बोला है? तो सर नीला होता है। इसका रंग नीला होता है। क्या होता है सर? इसका रंग नीला होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, अब सर अगर आपको डाउट है कि ये युग्मित और अयुग्मित वाला क्या कॉन्सेप्ट है तो आप यहां पे बना के भी दिखा सकते हो कि भाई जब आप इसके डी को बनाओगे तो इसके डी के पास भाई देखिए 5 कक्षक हैं और इसके डी के पास भी 5 कक्षक होंगे।
लेकिन अंतर क्या है कि सर इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे युग्मित हैं, लेकिन इसके डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, जिसके कारण ये बेटा कलर शो करेगा। और कलर शो करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है सर, ये डीडी संक्रमण दिखाता है। क्या दिखाता है? डीडी संक्रमण दिखाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए रिप्लाई करेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर हैं आप सभी को? भाई जितने बच्चे देख रहे हैं सभी का रिप्लाई आना चाहिए सेशन को लाइक और शेयर करते हुए कि भाई यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हैं, जल्दी से। सर दूसरे वाले क्वेश्चन में 70 कहां से आया? बेटा कोई भी चीज अपना 100% होता है, उस 100% में अगर 30%, देखिए आपसे बोला था ना कि ग्लिसरॉल का जलीय विलयन है, तो ग्लिसरॉल का जलीय विलयन यानी उस विलयन में ग्लिसरॉल है और जल है, और ग्लिसरॉल 30% है, तो बाकी 70% कौन होगा? जल होगा। तो वही 70% का 70 ग्राम वहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। यहां पे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे सूत्र लिखते ही। तो सर क्या है फॉर्मूला? आइए देखते हैं। ट्राई एमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम, भाई क्रोमियम बोले तो Cr, ठीक है, ट्राई एमीन यानी NH3 3 ठो और Cl 3 ठो, ट्राई एमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम थर्ड। इसमें क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन थर्ड, ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन, तो CN6 और आवेश 3 होना चाहिए, तो यहां क्या होगा? 3। ठीक है, कोई दिक्कत? लाइव क्लास है बेटा, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, लाइव क्लास है भाई। ठीक है, यहां पर कोई समस्या किसी को? 2 नंबर के ये 4 क्वेश्चन हमने यहां पे कर लिए। क्लियर है? 2 नंबर के ये 4 क्वेश्चन हमने यहां पे किए। अब तीसरा क्वेश्चन जो कि फिर से 2 नंबर का रहता है, क्या तीसरे में आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलिए आइए। क्या है कि K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो K4FeCN6 के कितने आयन उत्पन्न होंगे पहले तो उसको लिखना है। तो आओ भाई मैं आपको बता दूं कि सर जैसे ही हम K4FeCN6 का जलीय विलयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जलीय विलयन बनाएंगे, ठीक है, जलीय विलयन। क्या बना रहा हूं बेटा? सर इसका जलीय विलयन बनाना है, तो आओ बना लेते हैं। सर इसका जैसे ही हम जलीय विलयन बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा? सर 4 ठो पोटेशियम आयन में टूटेगा और FeCN6 के पावर 4 माइनस, तो ये इसके 2 आयन होंगे। और इसी में दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा? देखो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया कि जलीय विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में पूछा है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो सर K4FeCN6 में पूछा है बेटा, तो हम जानते हैं सर 4 पोटेशियम है और 1 पोटेशियम पे +1 आयरन का निकालना है, तो X प्लस 6 ठो साइनाइड है, एक साइनाइड का -1 होता है बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। पूरा सॉल्व करने पर x बराबर कितना आएगा? प्लस का 2, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है?
+2 है। और कौन कौन से आयन में होगा, तो पोटेशियम आयन और हेक्सासाइनोफेरेट आयन में होगा। किसमें टूटेगा, हेक्सासाइनोफेरेट आयन में +2। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है भाई, आपका टारगेट जो है 1000 का टारगेट, जिसमें से आपने आधा टारगेट अपना पूरा कर लिया, लगभग 500 लाइक हो चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए, अगर देखिए चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक कितना होगा, तो बेटा इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा सॉरी, हम जानते हैं T1/2 = होता है 0.693 अपॉन में K। किसके लिए, तो सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये T½ का फॉर्मूला होता है। अब T½ दिया है 10 मिनट और K पूछा है, तो K बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन में T½ 693/10 सॉल्व किया, K बराबर 0.0693 सेकेंड इनवर्स, नहीं सॉरी मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, मिनट में दिया है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जैसे ही आप करके आओगे आपको 2 नंबर यहाँ पे एकदम इसके फ्री में मिल जाएंगे। क्लियर है, 10 से भाग देना है बेटा, खुशी बेटा 6.93 नहीं हो जाएगा, यहाँ आपको 10 से भाग देना है ना, तो और कम हो जाएगा, तो 0.0693 कितना आएगा, 0.0693। खुशी दुबे बहुत बढ़िया, अनु, शिवम, क्या बात है भाई, क्लियर है। लाइक और शेयर के साथ, लाइक और शेयर क्या, देखिए अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि लाइक और शेयर करने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। भाई देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए भी आपके पेपर में दिया जा सकता है, अब कौन सा दिया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम, तो कोई भी दिया जा सकता है। मैंने एज अ रैंडमली 2-4 एलिमेंट ले रखे हैं जिसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जिसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सर किसका किसका निकालना है, तो क्रोमियम का निकालना है, कॉपर का निकालना है, फिर Zn2+ का निकालना है और Ce4+ का निकालना है। देखिए भाई डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊंगा, ठीक है, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो कितना होगा, तो सर क्रोमियम का होता है आर्गन 3d5 4s1, आर्गन 3d5 4s1 अपवाद है, ये भी अपवाद है, आर्गन 3d10 4s1। जिंक का निकालेंगे 2+ के साथ, तो आर्गन 3d10 हो जाएगा। सीरियम का निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे आपका आएगा जिनॉन, ठीक है, जिनॉन, इसका क्या आएगा, केवल जिनॉन आएगा। ठीक है, क्योंकि F के इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं, तो 4F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 6S का भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो सब में 0-0 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट पूछा हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कि सर ये होगा। अब जो बच्चे ये समझना चाहते हैं सर कैसे हुआ, तो उनको मैं समझा दूं। भाई जिंक वाला तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि सर जिंक के ऊपर देखिए यहाँ पे 2+ था, जिंक वाला यहीं कहीं होगा, हाँ देखो जिंक का ये सामान्य 2+ पे हमारा ये आया था।
ठीक है, अब समझने वाली बात किस पे है, सीरियम वाला, सीरियम वाले को समझ लेना है। सर ये कैसे आया, तो हमें पता होना चाहिए, इसको आप अलग से लिख लो, हमें पता होना चाहिए कि सर सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2। और जब सीरियम जो है 4+ में जाता है, 4+ में जाता है तो क्या बन जाता है, केवल और केवल ज़ीनॉन बन जाएगा। ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका होगा। तो ये आप चाहो तो भाई जहाँ पे आवेश वाले आएंगे उसमें आप इस तरीके से करके दिखा सकते हो, या फिर आप जनरली आप खाली ये भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है और यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है और ये अभी भी मैं करा रहा हूं भाई। ये क्वेश्चन अलग से आपके लिए इंपॉर्टेंट में है, ठीक है, जो कि आप अपने से खुद से कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं। वैद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर आप लिख लोगे बेटा कि मुझे लिखवाना पड़ेगा? एक बार कमेंट करेंगे, जो ज्यादा कमेंट आएगा भाई उसी के साथ चलेंगी चीजें। सर फास्ट पढ़ाओ बेटा, इतना जल्दी कहाँ जाना है भाई, चीजें भी तो समझ में आनी चाहिए। पता चला मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं फिर आप कहो कि अरे सर ये कहाँ से क्या चला गया। हो जाएगा सर, हो जाएगा। यस सर ये आता है, यस सर, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं कर पाएंगे, इसी वीक में जो 2 क्लास ली हुई है उसमें मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है, वहां पे मैंने इसको कराया हुआ है। आइए चलिए चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 3 नंबर का भाई एक क्वेश्चन आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणु संख्यक गुणधर्म है? तो डिफिनीशन तो हमको मालूम है, लेकिन ये कैसे सिद्ध करेंगे भाई, हमें एक बार उसका नॉलेज होना चाहिए, हमें एक बार आइडिया होना चाहिए। तो उस आइडिया के लिए यहां पर देखिए क्या है कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन या उस विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परासरण दाब कहलाता है। और उदाहरण में समझिए भाई, एक पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। पात्र में दोनों ओर पिस्टन पी लगा हुआ है। इसमें एक भाग में विलयन तथा दूसरे भाग में विलायक यानी जल भर लेते हैं। परासरण की क्रिया प्रारंभ होते ही विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है। इस क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर इतना बाह्य दाब आरोपित किया जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाए। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह बाह्य दाब ही परासरण दाब आपका कहलाएगा। चूंकि परासरण दाब विलेय की मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, अतः यह एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो डिफिनीशन यहाँ पे आप बहुत आराम से लिखोगे। इस पूरे पिस्टन को यहाँ पे आप बना के भी दिखा सकते हो कि ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया गया है, इधर हमने विलयन रखा, इधर हमने विलायक रखा, पिस्टन इधर वाले पिस्टन को दबा रहे हैं विलयन वाले को, तो विलायक वाला अपने आप बढ़ने लग रहा है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए भाई अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 3 नंबर वाला, ठीक है। हाँ चौथा है ना, चौथा 3 नंबर का अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। मान 1.1 वोल्ट है। तो दिए गए अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। भाई यहाँ पे अभिक्रिया मिस हो गई है, कोई बात नहीं, मैं अभिक्रिया लिख देता हूं। दिए गए अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया दी हुई है? तो अभिक्रिया दी हुई है सर Zn प्लस Cu2 प्लस आफ्टर रिएक्शन Zn2 प्लस
प्लस Cu। इस दिए गए अभिक्रिया के लिए हमको क्या ज्ञात करना है सर? साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो सर हम फॉर्मूला जानते हैं। सर हमारा फॉर्मूला क्या है? सर साम्य स्थिरांक के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन में n log Kc। ई नॉट सेल आपका दे रखा है 1.1 वोल्ट, n यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो log Kc बराबर क्या हो गया? log Kc बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू n अपॉन में 0.0591। सर ई नॉट सेल कितना है? तो 1.1 इंटू 2 अपॉन में 0.0591। इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा? 2.2 डिवाइडेड बाई 0.0591। डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 22,000 बटे में 591। ठीक है, तो यहां से लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग Kc बराबर आ जाएगा 22,000 बटे में 591। 22,000 बटे में 591। सर ये कैसे आया? तो डेसिमल हटा रहे, क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे 10,000 से गुणा कर दिए। ऊपर नीचे क्या किए हैं? 10,000 से, क्योंकि 4 जीरो था तो 4 जीरो के लिए 10,000 से गुणा कर दिए। तो 22,000 बटे में आप गया आपका 591। तो भाई अब डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि डिवाइड होगा तभी तो हमारा क्लियर आएगा आंसर। ठीक है, 22,000 में 591 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 9 36, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 20। 4 बार नहीं जाएगा। 3 9 27 के साथ लगा 2 5 15 2 17, 3 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 9 27 को 7, 9 27 को 7 हाथ लगा 2 5 15 2 17। आपका 0 10 में से 3 गया आपका 7, 10 में से 3 गया आपका हो गया 7, 9 में से गया 2, 11 में 7 गया, 11 में 7 गया 4, 427 हो गया। 0 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा? 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार ले जाते हैं। 7 एकम 7, 9 7 63, 63 को 3 हाथ लगा 6, 7 5 35, 6 41। 10 में से 7 गया बेटा 3, 6 में से 3 गया 3, 2 में से गया 1, 13 33 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? सर 2 बार जाएगा। 2 बार ले जाओगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 को 8 हाथ लगा 1, 2 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हाथ लगा 1 5 10 1 11। 10 में से 2 गया 8, 12 में से गया 4, 148। अब कितनी बार जाएगा भाई? सही है ना? ठीक है। 0 10 में से 7 गया 3 7 6 6 3 1, 0 उतार दिए 1300। कितनी बार गया? 2 बार। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार भी नहीं जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा। फिर से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 37.22। ठीक है, इतना ही आ रहा है डिवाइड करने पे। 37.225। क्या बात है भाई, यहाँ पे बच्चे भी रिप्लाई कर रहे हैं। 37.225 आ रहा है। तो आइए भाई, यहाँ पे आ गया 37.22। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे क्या? इसको सर काटेंगे 599 से इससे, तो log Kc बराबर हो गया 37.22। हमसे Kc पूछा था, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो सर Kc बराबर लिखेंगे एंटी लॉग 37.22, एंटी लॉग 37.22। और यहां पर आप लिखकर ये आप आंसर छोड़ दोगे। ठीक है, यहां पे आप लिख के आप इसको आंसर के रूप में
छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे आपके पेपर में एंटीलॉग टेबल दिया नहीं रहेगा, तो यहाँ से एंटीलॉग का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है? तो बेटा क्योंकि हमको एंटीलॉग में अगर आपको लॉग की वैल्यू याद होती कि कितने का मान log 2.2 होता है तब तो हम कर लेते, लेकिन हमें यही मान याद नहीं है कि 2.2 किसके लिए होता है सर, ठीक है। अब अप्रॉक्स में मैं लेके चलूंगा, इसके आगे जो बच्चे करना चाहते हैं उनको भी मैं समझा देता हूं कि अगर हम अप्रॉक्स में आपको समझाएं तो जैसे हमने बोला इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हम इसको क्या लिख सकते हैं 225 जब 225 करोगे तो इसको भी 5 कर लो, मैं फिर समझा रहा हूं 225। अच्छा देखो 225 है तो 225 की वजह से मैं इसको अगर 23 लिख लूंगा तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, 23 लिख लूंगा तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि 5 हटाएंगे तो इतना होगा। अब इसके बाद आपको अगर यहां तक आ रहा है तो यहीं पे स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देंगे, अगर इसके आगे करना चाहते हो तो याद रखिएगा भाई जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं ये केवल उनके लिए है जिनको चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। तो हमारा केसी बराबर क्या आया था सर, केसी बराबर आया है एंटीलॉग, ठीक है क्या 37.23, एंटीलॉग 37.23। अब इसमें देखिए हमको समझना क्या होता है कि हमको इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 37 प्लस 0.23 में, 37 प्लस 0.23 में। अब समझिएगा एंटीलॉग इसको तो मैं लिख सकता हूं बहुत आराम से log 10 के पावर 37 प्लस इसको। अब देखिए मुझे हमने जो log की वैल्यू याद रखी हुई है वो कौन सी वैल्यू याद रखी है सर, log 2 की वैल्यू हमने याद रखी हुई है कि सर log 2 बराबर होता है 0.3010, सबसे छोटी वैल्यू जो हमने याद रखी हुई है। अच्छा सर हमने log 1 भी याद रखा हुआ है, log 1 बराबर होता है 0, तो log 1 और 2 के बीच में मान होगा किसका 0.23 का। अब कितना अगर आपको याद रहता तब तो काम हो जाता, नहीं याद है तब क्या करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं भाई अभी मैं याद कर लिया कि इसका मान कितना, तो सर ये किसके बराबर होता है आप सर्च करके देख लोगे, ये log 1.7 के बराबर होता है। सर ये कैसे मालूम, तो मुझे मालूम है, मैंने ज्ञात किया हुआ है, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे तैयार करना है। तो 17 का मान होता है कितना, log 17 का मान होता है 0.230 और आगे की चीजें होती हैं, तो इतना हमने याद किया हुआ है। और ये कैसे, तो सर देखिए log अगर 10 to the power 37 है तो इसको log m के पावर n वाले फॉर्मेट पे ले जाऊंगा तो ये फॉर्मेट से 37 आगे आएगा और ये हो जाएगा log 10, और log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1, तो ये हमारा मान कितना आ जाएगा 37। तो ये 37 दिया था, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम जानते हैं क्या, देखिए अब यहां हो जाएगा एंटीलॉग, इसमें भी लॉग है इसमें भी लॉग है, log m प्लस n, log m प्लस n किसका फॉर्मूला होता है सर, log m प्लस होता है log m इंटू n का, तो 10 to the power 37। ये log है ये एंटीलॉग है, log से एंटीलॉग कट जाएगा तो आपका फाइनली केसी बराबर कितना आ जाएगा 1.7 गुणे 10 के घाते 37। ये आंसर उन बच्चों के लिए है जो भाई बहुत अच्छे से डीप में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी जो ऐसे रैंडमली बस पढ़ रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को यहां तक ले जाकर छोड़ सकते हैं, जिसमें उनको 2 से 2.5 नंबर मिल जाएगा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो।
अदरवाइज आप इतना करोगे तो आपको पूरा फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसी चीजें यहां के लिए मुझे याद करना कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। एक बार जितने बच्चे देख रहे भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। देखिए चीजें क्या हैं, तभी आप कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप प्रैक्टिस में लगे रहोगे, और प्रैक्टिस में तभी लगे रहोगे जब आप लगातार क्वेश्चन लगा रहे हो। तो भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मुझे करना है, तो मैंने कर लिया। ठीक है, कैसे कर लिया, तो मुझे याद था। क्लियर है सर, एक बार और समझा दीजिए सर ये क्वेश्चन कितना हार्ड है। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है जी गुरुजी। 17 गुणे 10 1.7 × 10 ठीक। सर 2 कहाँ से आया है? देखिए भाई यहां पर समझ लो जिनको समस्या है, फिर से यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 कहां से आया है बेटा? n का मान आवेश के बराबर होता, अभी पिछले क्लास में समझाया था, उसके पहले वाले क्लास में आपको समझाया था। भाई जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ बन रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर लेके, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में घूम रहे हैं ना, रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन n का मान होता है। तो n रखा, सॉल्व किया, ये इसका कैलकुलेशन करके यहां पर भी आप छोड़ सकते हो। इसको कैसे तोड़ते हैं, तो बेटा 37.23 को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब यहां 37 को ऐसे लिख लिए। अच्छा अगर 2 3 की जगह सीधे 3 रहता तो मैं लिखता log 2, क्योंकि हमको मालूम है log 2 का मान होता है 0.3010, तो 3 होते ही मैं log 2 लिख देता, हमारा काम हो जाता। लेकिन ये 23 था तो इसके लिए ऐसे चलना था, बाकी प्रोसीजर आपके सामने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। कौन सा? सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय लक्षण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय लक्षण मैंने बता रखा है, मैंने समझा रखा है, करा भी रखा है, बट यहां पे एज अ क्वेश्चन के रूप में मैंने दे दिया कि भाई 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया, 1.5 नंबर मिलेगा। क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य रूप से इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d 1 से 10 तक, ns 0 से 2 तक होता है। संक्रमण तत्व के प्रथम श्रेणी 3D श्रेणी के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मूल अवस्था निम्नलिखित है। आप इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके समझाया हुआ है, आप उसको भी दिखा सकते हो। ये तो एज अ टेबल के फॉर्म में हमारे बुक में जैसे दिया हुआ है वो वाला मैंने दे दिया, बाकी हम करके दिखा सकते हैं किसका किसका। तो ये जो तत्व है देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसका इधर कर देता हूं, बाकी वालों का उधर कर दूंगा। ठीक है, मैग्नीज क्या करना है सर? हम ऐसे लिख लेंगे, आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 3d2 4s2, आर्गन। देखिए आप जितना मेहनत करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। आपको चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? याद हो जाएंगी। क्रोमियम अपवाद होता है, फिर आपका आर्गन 3d5 4s2, ये हो गया। Mn के बाद इधर, Mn के बाद इधर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या होगा सर? आर्गन 3d10 4s2, अपवाद है सर आर्गन 3d10 4s1, निकिल सर अपवाद है नहीं है, तो आर्गन 3d8 4s1, नहीं सॉरी 4s2, कोबाल्ट का आर्गन 3d7 4s2, लास्ट आर्गन 3d6 4s2। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है। हमको दोनों तरफ से अपने आप को तैयार करना है, जो बुक में दिया है वो, और जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है। तो एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है भाई, उसमें हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा सकते हैं, ये लिखने के बाद। फिर चुंबकीय लक्षण की बात करूं, अगर चुंबकीय लक्षण की बात करूं, तो संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित की उपस्थिति होने के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्व कौन सा? सर प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण के लिए
जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो म्यू है, म्यू बराबर क्या होता है सर? म्यू बराबर होता है n+2 Bm, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन मात्रक है जो हमने पढ़ रखा है। क्लियर है भाई? देखिए चीजें यहां पर A to Z आपको लेके चलनी है, एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूं मैं यहां पे, तो आपको भी ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, लाइक और शेयर करते हुए, 1000 का टारगेट है, 600 आपने टारगेट के पास पहुंच चुके हो। तो आइए अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई ढेर सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को मैंने आपको यहां लिखवा रखा है कि भाई अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता कभी कभी शून्य नहीं होती है, जबकि कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भी हो सकते हैं। फिर आणविकता अभिक्रिया के मंद पद पर की अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, परंतु अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की वेग तथा अभिकारकों के सांद्रण के संबंध को दर्शाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करा रखा है, जो पिछले 2 दिनों में क्लास ली गई थी। अभिक्रिया के वेग का निर्धारक जबकि पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के पद में आणविकता कहलाती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग के निर्धारित करती है। लास्ट, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या किसी क्रियाविधि द्वारा करते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा निकाली गई है। कैसे निकाली गई भाई? प्रायोगिक मान है, इसको हम अपने से बता नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम अपने से बता नहीं सकते हैं। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेके यहां पे रिप्लाई करेंगे आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, बट आपके बोर्ड एग्जाम, आपके हाफ ईयरली के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस वजह से मैंने इसको यहां पर भी मेंशन किया हुआ है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए भाई देखिए क्वेश्चन 5वां 4 नंबर के लिए आया हुआ है कि कॉपर HCl में नहीं घुलता है, क्यों? दूसरा, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए। तो भाई कॉपर HCl में नहीं घुलता है, क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो देखिए कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसका अभिप्राय यह है कि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः HCl के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता है, अर्थात कॉपर HCl में नहीं घुलता है। भाई लिखने का तरीका हमारे पास होना चाहिए, जब तक हम लिखने का तरीका कैसे पता चलेगा बेटा? तो एक बार सर हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होगी तभी हम लिख पाएंगे। दूसरा है, कॉपर को जिंक के बर्तन में रख सकते हैं? नहीं, कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, अतः जिंक कॉपर को इसके लवण के विलयन में से क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन को जिंक के पात्र में रखेंगे तब कॉपर जिंक द्वारा प्रतिस्थापित होकर हो जाएगा, इसीलिए जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जाता है। यहीं पे आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रख सकते हो? तो Zn प्लस CuSO4 आफ्टर रिएक्शन ये क्या बन जाएगा बेटा? सर ZnSO4 और कॉपर जो है आपका विस्थापित होगा। तो जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सेशन को बेटा लाइक और शेयर के साथ यहां पे रिप्लाई करेंगे। यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है बेटा? अगर आपका ऐप पर कमेंट नहीं जा रहा है तो उसके लिए 7084817009 पे कॉल करके आप अपनी समस्या वहां पर क्लियर करा सकते हैं। ठीक है सर, मुझे हिंदी का बुकलेट नहीं मिला, उसके लिए भी भाई आपके पास आपका हेल्पलाइन नंबर है 7084817009,
आप उस पर कॉल करिए और वहां से आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान बेटा पा सकते हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपके स्क्रीन पर। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। तो प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो आइए भाई इस क्वेश्चन को देखता हूं, आपको सॉल्व कराता हूं और बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है भाई, प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं सर, के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता बटे में टी समय के बाद की सांद्रता R0 और RT। ठीक है, अब प्रारंभिक सांद्रता आपको दे रखा है के बराबर 2.303 बटे में 5 मिनट लगता है। कब? तो सांद्रता 0.6 को 0.4 लाने में, 6 को 4 लाने में। ठीक है, अब के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 5 लॉग, ये हो गया 6 बटा में 4, यानी और काट लो 2 बटा में 3, 2 और 3। तो यहां से के बराबर कितना हो गया सर 2.303 बाई 5 लॉग 3 माइनस लॉग 2, लॉग 3 माइनस लॉग 2, के बराबर सर 2.303 अपॉन में 5 लॉग 3 का मान हम जानते हैं सर 0.474714 माइनस का 0.3010 मान जानते हैं, मान रखना है, सॉल्व करना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए भाई। तो सर के बराबर कितना आ गया 2.303 अपॉन में 5, 1 7 में से 1 गया आपका 6, 7 में से 0 गया 7, ठीक है 4 में से 3 गया 1, 0.1761। आप चाहो तो यहाँ पे गुणा भाग कर लीजिए, लेकिन इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि केस ये देखिए, ये हमारा केस पहला था, ये पहला केस था, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या था कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 6.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगा रही थी। अब क्या बोला है, केस सेकंड में आपको पता लगाना है कि 0.3 मोल लीटर होने में कितना समय लगाएगी। तो यहां पे आप लिख लोगे केस सेकंड, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है भाई सर 0.3 मोल के लिए तो आप लिख लो क्या, के का मान तो यही रहेगा। अच्छा पहले ऐसे लिख लो, के बराबर 2.303 अपॉन में टी, कितने के लिए सर 0.3 के लिए, कितने के लिए 0.3 मोल पर लीटर होने के लिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं टी, ठीक, टी लॉग ये हमारे पास पहले 0.6 था, अब 0.3 हो जाएगा, 0.6 था 0.3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, के का मान यही उठा के रखना है। तो के का मान हो गया सर 2.303 अपॉन में 5 इंटू 0.1761 बराबर 2.303 अपॉन में टी। इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा सर log 2, कितना आ गया log 2। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे हम लोग चलेंगे। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब अगले पेज पे हमारा हो जाएगा क्या 2.303 अपॉन में 5, 2.303 अपॉन में 5 इंटू 0.1761, यही था ना, 1761 बराबर 2.303 अपॉन में टी बराबर 2.303 अपॉन में टी log 2 था, तो log 2 का मान कितना हो जाएगा सर 0.3010। देखिए 2.303 से 2.303 कट गया, टी इधर भेज दो
तो सर टी बराबर कितना हो जाएगा सर 5 गुणे 0.3010 बटे में 0.1761। 4 प्लेस का दशमलव, 4 प्लेस का दशमलव, दशमलव से दशमलव की कहानी खत्म। तो टी बराबर हो गया 5 गुणे 3010 बटे में 1761। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कहानी हटाओ। यहाँ पे टी बराबर हो जाएगा 05015 बटे में 1761। अब कितनी बार जाएगा तो भाग दे लो, एक ही बार में कहानी खत्म करनी है भाई यहाँ पे। तो सर 15050 में 1761 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा आप लोग भी कैलकुलेट करके बताओ, आप लोग भी कैलकुलेट करके बताइए यहाँ पे कि भाग देने पर कितना आएगा। और सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, 8 बार ले जाते हैं तो 8 कम 8, 8 छक 48, 8 छक 48 को 8 लगा 4, 7 8 56, 56 4 60 को 0 हाथ लगा 6। ठीक है, 56 4 60 0 6, 8 6 14। ठीक है, 10 में से 8 गया, 10 में से आपका 8 गया 2, 14 में से 8 गया 6 14 और 9, 960। अब जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, आपका आ गया 9620, 9620। अब कितनी बार में जाएगा बेटा? 5 बार, 30 2 35, हाँ 6 बार, 6 7 42 2 लगा 4, 6 4 10, ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे, 5 कम 5, 6 5 30 को 0 हाथ लगा 3, 5 7 35, 3 38 को 8 हाथ लगा 3, 5 कम 5 3 8, भाग 10 में से गया 5 1 और 16 में से 8 गया 8, 815 हो गया। एक 0 और बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी इससे इसको हम काटेंगे तो t बराबर कितना मिनट आएगा सर? 8.54 मिनट। कितना आंसर आया सर? 8.54 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए भाई, आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे चीजों को समझा रहा हूं ताकि आप खुद जब पेपर देने बैठो तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको कहीं से लिखा लिखाया देखने का मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप समझे रहोगे, किए रहोगे, तब आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर है? तो यहां तक के क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई समस्या? भाई ये हम लोग 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, यहां तक के क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या? एक बार जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी जल्दी से रिप्लाई करेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? 8.54 मिनट। क्या बात है? यस सर, यस सर, ओके सर। लौकुश कुमार सर, मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है बेटा? नो डाउट सर, नो डाउट। चलिए आइए, नो प्रॉब्लम यहां तक किसी का। तो आइए भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आयरन क्रोमाइट अयस्क। देखिए, आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि में हम लोग जानते हैं क्रोमाइट का अयस्क यानी FeCr2O4 लेते हैं को जब हम वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो सोडियम क्रोमेट बनता है। या आपका देखिए सोडियम क्रोमेट बनता है, जिसके लिए पूरा प्रोसीजर मैंने करा रखा है, आया हुआ है पेपर में। फिर उस सोडियम क्रोमेट को के पीले विलयन को छानकर उसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है, जिसमें कि नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। नारंगी देखिए सोडियम डाइक्रोमेट बना। अब हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो सोडियम डाइक्रोमेट को पुनः पोटेशियम क्लोराइड के साथ, देखिए सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है,
से अधिक होती है, इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालकर उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नारंगी रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, साथ ही साथ जलीय विलयन में क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट का अंतरारोपण होता है, जिससे कि पीएच मान निर्भर करता है। क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में देखिए पीएच की बात हुई थी, तो एक लाइन में भी आप लिख सकते हो कि पीएच बढ़ाने पर विलयन को क्षारकी करने पर डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में परिवर्तित हो जाता है और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो पीएच बढ़ाएंगे तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाएगा, जिसकी वजह से नारंगी रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। नारंगी रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर है जो कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है क्लासेस में। और यहाँ पे आता है भाई, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दो ही कंपाउंड है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, यही दो कंपाउंड है जिससे क्वेश्चन है। तो डाइक्रोमेट बता दिया, पोटेशियम परमैंगनेट आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा बैलेंस जो है वो बना रहे बेटा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर। भाई देखिए क्वेश्चन 4 नंबर में है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN4 आयन प्रतिचुंबकी है तथा चतुष्फलकी ज्यामिति वाला NiCl4 आयन जो है वो अनुचुंबकी है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए अणु और प्रति को लेके। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अणु कब होगा? तो सर जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रति कब होगा? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो हमें इसको सिस्टमैटिकली डन करना होगा, सिस्टमैटिकली इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले NiCN4 के लिए, ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले इसका संकरण निकालेंगे। NiCN4 ये इसकी बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं, देखिए अब मैं आपको चाहूं तो ऐसे डायरेक्ट लिख के भी बात कर सकता हूं, फिर समझा भी सकता हूं, तो दोनों काम करूंगा मैं। तो मैं पहले लिख दिया NiCN4 आयन 2 आयन प्रतिचुंबकी। ठीक है, प्रति हाँ ठीक है। NiCN4 आयन। अब देखो आप आंख बंद करके, नहीं लिखा है, नहीं निकाला है, फिर भी लिख दो। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं, बस देखते ही अच्छा प्रति है यानी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, अणु है यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने क्या कैसे वो बाद में हम देखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख के खाली हो जाओ। कैसे खाली हो जाओ? NiCN4 आयन प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि साइनाइड लिगेंड प्रबल, ऐसे लिख लो, साइनाइड प्रबल लिगेंड है। साइनाइड प्रबल लिगेंड है जो निकिल 2+ में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, बस बात खत्म। अब आप यहाँ पे दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे? तो आप दिखा दिए कि सर निकिल का परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सर Ar 3d8 4s2 4p खाली 4d खाली। ठीक है, इस वाले यौगिक में निकिल जो है वो 2+ की ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो क्या होगा सर? निकिल का Ar 3d8
4s का दोनों इलेक्ट्रॉन गया घूमने, 4p खाली, 4d खाली। तो d का सर 8, d के पास 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। s के पास 1 कक्षक है जो कि खाली है, p के पास 3 कक्षक है खाली है, आगे d के पास खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन है भर लो 8। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब निकिल बनाने क्या जा रहा है सर? निकिल बनाने जा रहा है सर 4 ठो साइनाइड के साथ मिलकर 2 माइनस, और जब ये बनाएगा तो मुझे मालूम है कि साइनाइड प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड के केस में चीज़ें युग्मित हो जाती हैं, वो हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो डी कक्षक है कुछ ऐसा बन जाएगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और आगे की चीज़ें आपकी खाली हैं। देखिए 1 ये खाली, 3 ये खाली। कितने लोग आ रहे हैं सर? कितने लोग आ रहे हैं? तो 1 लिगेंड यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4 लिगेंड हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं। और ये चारों लिगेंड आकर यहाँ पर कौन सा संकरण बना दे रहे हैं सर? यहाँ संकरण बन जा रहा है DsP2 संकरण। संकरण कौन सा है? DsP2 संकरण शो करता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। तो हमने निकिल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, निकिल साइनाइड 4 2- वाला। अब किसका करेंगे? निकिल Cl4 2- आयन का। तो आइए यहाँ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा? पूरा वही दूसरे केस में, निकिल Cl4 2- आयन, 2- आयन अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय होता है, होता है। पूरा देखिए स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट लेके चलना है। होता है क्योंकि, होता है क्योंकि Cl माइनस दुर्बल, दुर्बल लिगेंड, लिगेंड, दुर्बल लिगेंड है, जो कि Ni2+ के अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, प्रभावित नहीं करता है। कैसे? तो फिर वही पुराना प्रोसीजर आप निकालोगे, फिर से दिखा दोगे। निकिल का परमाणु क्रमांक 28, जिसपे सर आर्गन 3d8, 4s2, 4p खाली, 4d खाली। फिर यहाँ वाला भी निकिल किस ऑक्सीकरण अवस्था में है सर? +2 में है। तो +2 में है बेटा, तो आर्गन 3d8 हो जाएगा, 4s खाली हो जाएगा, 4p खाली हो गया, 4d खाली हो गया। अब ये d का 5, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके आगे आपका S खाली है सर, P खाली है सर, D खाली है। अब निकिल बनाने क्या जा रहा है सर? निकिल बनाने जा रहा है इस बार NiCl4 2-, NiCl4 2-। तो इस 2- के केस में क्या होगा भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि सर ये दुर्बल लिगेंड है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है सर? दुर्बल लिगेंड है। कितने हैं? तो जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ कितने रहे हैं? 4। तो 1 2 3 और 4। अब भाई इसकी वजह से हमारा संकरण कौन सा हुआ? sp3 संकरण। ये भी हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। हालांकि ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दिया है, चलो नहीं दिया है, हमने ये भी बता दिया कि वो हमारा DsP2 संकरित हो गया और ये कैसा हो गया बेटा? sp3 संकरित हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए चीजें आपको सिस्टमैटिकली लेके चलनी है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कलर को लेके, चुंबकीय गुण को लेके, तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए कि चुंबकीय गुण में अणु तभी होगा जब उसके पास अयुग्मित होगा और प्रति तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। बाकी बताने के बाद आप इस तरीके से करके दिखा दोगे तो आपका जो नंबर है उसमें भाई 4 चांद लग जाएगा और आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन था तो 4 में 4 आपको पूरा मिलेगा। क्लियर है? यहां पर एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, जो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, 1000 का टारगेट है और लगभग 700 आप लोग पहुंच चुके हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा 5 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन है। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमा लिखिए और साथ ही साथ विलयन के वाष्प दाब तथा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान में संबंध बताइए। तो भाई राउल्ट का नियम ये हमारा हो गया। ठीक है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है जो कि आप याद है आपको। ठीक है, राउल्ट का नियम आप पढ़े हो तो एकदम आराम से यहाँ पे आप इस चीज़ों को लेके चलोगे। हाँ, इसकी सीमाएं आप देख लोगे कि यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर के लिए सत्य है। यह विद्युत अपघट्य विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विलयन में संगुणित या वियोजित होने पर पदार्थ के विलेय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जो विलेय होंगे वो राउल्ट के नियम का पालन आपका यहाँ पर नहीं कर रहे होंगे। विलयन के वाष्प दाब व विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध आपको बताना है। तो भाई संबंध के लिए देखिए फॉर्मूला आप जानते हो, इसी फॉर्मूले को आपको एक्सपेंड कर देना है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर एन ए अपॉन में एन पी। तो यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर हो जाता है डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। भाई 5 नंबर का है तो 1 नंबर में आपने ये संबंध बता दिया और 4 नंबर में आपके ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि आपको एक प्रॉपर तरीके से नंबर दे रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार रिप्लाई करेंगे। यहां पे चीजें क्लियर हैं। देखिए राउल्ट्स का नियम आपको ऐसे ही पहले से सारी चीजें एकदम 100% राउल्ट के नियम के लिए क्लियर थी। अंतर और ये रिलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला हमको दिखाना पड़ता है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, या फिर इसको इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे। क्या है न्यूमेरिकल कि निम्नलिखित सेल 298 पर नष्ट समीकरण लिखिए और ईएमएफ की गणना कीजिए। भाई इसका नष्ट समीकरण लिखना है और इसके ईएमएफ की गणना करनी है। तो समीकरण तो भाई सर सिंपल सा हो जाएगा, mg से mg2 प्लस कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और इधर क्या है बेटा सर कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर ऐड करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा mg प्लस Cu2 प्लस आफ्टर रिएक्शन mg2 प्लस Cu। यही हमारा नष्ट समीकरण या आपका सेल समीकरण हो गया। ये सेल अभिक्रिया हो गई। ठीक, अब इस सेल अभिक्रिया को हमें क्या करना है, नष्ट समीकरण में लिखना है। तो सेल अभिक्रिया को नष्ट समीकरण में लिखना है तो नष्ट समीकरण के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई सर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल ठीक है माइनस का 0.0591 अपॉन में 2। भाई इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लॉग उत्पाद की सांद्रता। तो भाई उत्पाद के रूप में कौन है mg, तो mg2 प्लस की सांद्रता लेंगे बेटा, अपॉन में क्या लेगा कॉपर 2 प्लस की सांद्रता होगी, कॉपर 2 प्लस की सांद्रता। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, समीकरण सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे मान दिए हुए हैं, बस ई नॉट सेल आप निकाल लोगे। तो ई नॉट सेल भी मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं यहीं पे। पहले
ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा सर, ई नॉट कैथोड यानी ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, तो सर जो पहले होता है वो एनोड, जो बाद में होता है वो कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड हो गया हमारा ये 0.34 0.34 माइनस का माइनस 2.37, सॉल्व करोगे 2.71 वोल्ट, ई नॉट आ जाएगा 2.71 वोल्ट। यही मान रख के इस समीकरण में आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि आपके लिए भाई होमवर्क हो जाएगा। मैं यहाँ फॉर्मूले पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लोगे, और मैंने एक बार करा भी रखा है। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग उत्पाद की सांद्रता कितनी बेटा, यानी mg की सांद्रता कितनी दी हुई है, उत्पाद में mg है ना, हाँ mg की सांद्रता है 0.001 और इधर है 301, 0.001, यहाँ है 0.0001, ठीक, दशमलव हटा लो। अच्छा चलो कर दे रहा हूँ, ये 2.71 माइनस 0.0591 बटे में 2 लॉग कितना हो जाएगा 4×3 यानी 10, लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, ये हो गया 2.71 माइनस का 0.0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। 2.71 में से माइनस करेंगे 02955, 955 ना, ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 4 0 8 6, 2.68045, 2.68045 वोल्ट किसका मान आ गया बेटा, ई सेल का। और इसको करते ही आपको 5 नंबर न्यूमेरिकल आया 5 नंबर में, तो सिंपल और सस्ता सा 5 नंबर आप लेके जाओगे, ठीक है। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ log 10 कैसे आ गया, उनको भी बता दो भाई, log 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 के घाते -3, और इसको लिखेंगे 10 के घाते -4, -4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 सॉल्व करेंगे 10 के घाते -3 गुणे 10 के घाते +4 सॉल्व करेंगे तो एक 10 बचेगा, वही 10 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 2.80 बिल्कुल 2.68 आएगा बेटा, माइनस करना है ना, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, 60 मिनट है और 90% के लिए पूछ रहा है, तो भाई इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा आप कर लोगे। अर्धायु काल 60 मिनट है, तो सर यहां से k बराबर निकाल लेंगे 0.693 अपॉन में 60, ये समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है, ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि सर k बराबर होता है 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स, तो k कितना है 0.693 अपॉन में 60 बराबर 2.303 अपॉन में t कितने के लिए 90 के लिए log 100 बटे में 10, 100 बटे में 10, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, log 10 बचेगा, ये आ जाएगा 0.693 अपॉन में 60, 2.303 अपॉन में t 90 log 10, log 10 का मान 1 होता है, अभी हमको क्लियर हुआ, तो यहाँ से t 90 बराबर कितना 2.303 गुणे 60 बटे में 0.693, इसी को सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए यहां के आगे भाई देखिए अगला क्वेश्चन है इसी का और वाला 90 99 वाला, ये मैंने आपको करा रखा है,
जो कि आपके लिए होमवर्क होगा, आप करके बताओगे, नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से करा दूंगा। बाकी निम्नलिखित प्रेक्षणों को स्पष्ट कीजिए। पहला है डी ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक के तत्व की तुलना में अधिक संख्या में होते हैं। तो इसके लिए देखिए भाई सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन है। या उपसंयोजन यौगिक के वर्नर सिद्धांत को समझाइए। तो वर्नर सिद्धांत के हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक ये करना है, या फिर फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम को समझाना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन वाला भी आप होमवर्क में लगा लोगे, और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसके लिए भाई आप जान ही रहे हो कि भाई इस समय आप जहां से जुड़े हुए हो, शुभम क्लासेस, स्टेट रैंक 1, ठीक है, स्टेट रैंक 2 और तमाम ऐसे बच्चे बेटा जिन्होंने 90-95 प्लस स्कोर किया हुआ है। इस बार आपकी बारी है, जिसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाओगे, डाउनलोड करोगे शुभम क्लासेस ऐप और क्रैश कोर्स से जुड़ जाओगे, जिसकी फीस मात्र 899 रुपए है, ठीक है। चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट जरूर करोगे कि भाई आपको कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है या कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।